हमारी सब गाड़ियों में स्पीड लिमिटर लगे हुए हैं, प्लस जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है जिसके अंदर अगर गाड़ी रफ चलती है तो डायरेक्टली मेरे पास मैसेज आ जाता है। आज जब इतना बड़ा हादसा हुआ और पहला ब्लेम जो गया वो ड्राइवर को गया, लेकिन वो कॉमन एलिमेंट तो बसेस में भी है। जितनी भी वैन्स हैं जो अनसेफ हैं या अनसेफ व्हीकल हैं उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। ऐसे में मान लीजिए कि कोई ड्राइवर है जो अच्छा चला भी रहा है और जिसकी कोई कंप्लेन भी नहीं है, अभी तक हादसा भी नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसी कोई कंप्लेंट्स आती हैं उस केस में आपकी तरफ से क्या एक्शन ली जाएगी? और सर हमारी यही प्रायोरिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं लोगों को हायर करें जिनकी जॉब्स गई है, ताकि उनको एक आजीविका का साधन मिले। स्कूल का इन सर्विसेज पे कितना कंट्रोल रहेगा? क्या स्कूल को भी यहाँ की मॉनिटरिंग का एक्सेस मिलेगा? और जो भी ड्राइवर्स वगैरह हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनके लिए रोजगार की कमी है, वो हमारे पास आए, हमसे जुड़े। हमारे लिए ये सौभाग्य होगा कि हम उन्हें जॉब दे पाएँ, हम उन्हें हमारे साथ जोड़ पाएँ, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, वो हमारे लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारा एक ऑफिस होगा, एक नंबर है ऑपरेटर का, उस पर आप कॉल कीजिए। उसमें सर आपको संतुष्टि लायक जवाब नहीं मिलता, उसके बाद सर आप स्कूल के पास जा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, किसी भी हादसे के बाद सबसे आसान होता है एक वजह ढूंढना। गलती किसकी है? वैन ड्राइवर की गलती है। स्कूल को ध्यान रखना चाहिए था, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस रखनी चाहिए थी, प्रशासन की लापरवाही, ये सब बातें हैं। लेकिन जब एक बच्चा स्कूल के लिए घर से निकलता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक इंसान की या एक ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होती। इस पूरी चेन में पेरेंट्स आते हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आता है, और साथ में वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी आती हैं जो बच्चों को ले जा रही। लेकिन इन सब के बीच में अभी तक हमने सभी से बात करी, सेंट पॉल स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी, उनसे जानना चाहा पहले दिन जब हादसा हुआ कि क्या हुआ। इनिशियली तो उन्होंने वैन ड्राइवर पे इस चीज़ को डालकर पल्ला झाड़ना चाहा, लेकिन जब आक्रोशित पेरेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती दिखाई तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि नहीं, हमें भी बस सर्विसेज देनी चाहिए, और फाइनली फिर उन्होंने बस सर्विसेज के लिए टेंडर निकाले। उसके बाद हमने पेरेंट्स से बात करी जिन्होंने आंदोलन भी किया, आक्रोश भी जताया, धरना भी दिया, और फाइनली जब उन्होंने अपनी डिमांड्स जो थी वो स्कूल मैनेजमेंट के सामने रखी कि उन्हें अपने बच्चों की सेफ्टी चाहिए, जो एक बस में ज़्यादा बेटर होगी एज कम्पेयर टू अ अनसेफ वैन। फिर हमने बात करी इस सिटी के टॉप 8-10 स्कूल से, उनका क्या सोचना है, वो क्या सोचते हैं कि स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है और कितनी है, स्पेशली ट्रांसपोर्ट को लेके कितनी है। फिर हमने बात करी उन लोगों की, उन वैन ड्राइवर से, उन ऑटो ड्राइवर से जिनके रोजगार पे सवाल उठा था कि रोजगार का क्या होगा। उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, आप लोगों ने देखा, और बहुत अच्छे पॉजिटिव और बढ़िया कमेंट्स और फीडबैक्स आए। इसी कड़ी में अब एक लास्ट चैप्टर और रह गया। आज हम बात करने वाले हैं उस सिस्टम से जो अनसेफ वैन्स को रिप्लेस करने वाला है, यानी सेंट पॉल स्कूल में बस सर्विसेज। उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे, आखिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्या वो स्टूडेंट्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना चाहेंगे या सेफ्टी उनकी प्रायोरिटी रहेगी? आइए चलते हैं, बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ इस समय है हंसराज सिसोदिया। जब पेरेंट्स ने एक आक्रोशित आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों की सेफ्टी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और स्कूल को जल्दी से जल्दी एक बस सर्विस चालू करनी होगी, तब ये सबके मन में कहीं ना कहीं एक बात थी कि इतनी जल्दी ये सर्विस चालू कर पाना, इतनी जल्दी ये सर्विस को अरेंज कर पाना, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स के मन में था कि ये शायद इतना आसान नहीं है। इसलिए जब स्कूल प्रशासन ने ये कहा कि हमें कम से कम 1.5 से 2 महीने चाहिएंगे इस चीज़ को अरेंज करने के लिए, तब कई पेरेंट्स गुस्सा भी हुए, नाराज भी हुए, स्कूल ना आने की, बच्चों को ना भेजने की बातें भी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात क्लियर थी कि जो डिमांड्स हैं वो वाकई में इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि 12, 13, 14 साल से जो सर्विसेज बंद थी उसे एक दिन में सुचारू रूप से चालू करना कोई आसान चीज़ तो नहीं। उस समय
पेरेंट्स के लिए उम्मीद की किरण बनकर एक व्यक्ति सामने आता है उस मीटिंग में, जहां लोकल प्रशासन भी था, पेरेंट्स के प्रतिनिधि भी थे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी था। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी अरेंजमेंट करेंगे, हम नई बसेस लगाएंगे, हम जीपीएस देंगे और अन्य सारी बातें जो शायद उस टाइम पेरेंट्स सुनना चाहते थे। उस मीटिंग के बाद में भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स थोड़े आश्वस्त तो हुए, लेकिन फिर भी क्योंकि हम सब एक प्रैक्टिकल दुनिया में रहते हैं तो हम जानते थे कि ये इतना आसान भी नहीं है। आज 2, 4, 5, 10 बसेस का इन्वेस्टमेंट आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कितना हो। लेकिन इस बीच में 29 जुलाई के हादसे के बाद आज 22 अगस्त को हम एक नई बस में बैठे हैं। ये बस जिसमें हम जीपीएस, स्पीड ब्रेकर, स्पीड ट्रैकर, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सब चीज़ें तो देख ही रहे हैं क्योंकि ये तो आम बात है, ये तो होना ही था। लेकिन इसके बियॉन्ड क्या है, इस चीज़ को सुचारू रूप से कैसे चलाएंगे, इस रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे उस पर्सन से जिसने वो पहली किरण उम्मीद की पेरेंट्स को दी और शायद उस दिन पेरेंट्स को लगा कि चीज़ें बदल रही हैं। नमस्ते, कैसे हो आप? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। बस ये सुविधा अब जल्दी से जल्दी लागू करने के ऊपर हम लगे हुए हैं सर, ताकि पेरेंट्स को कम से कम प्रॉब्लम हो, क्योंकि पेरेंट्स डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम नई फेस कर रहे हैं, कोई ना कोई इश्यूज नए आते जा रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके इस सुविधा को सुचारू रूप से चलाया जा सके प्रॉपरली, जिसमें किसी पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसमें सर स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसके लिए मैं 24/7 अवेलेबल रहूँगा। पेरेंट्स मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मिस्टेक्स आएगी सर, हम आपस में मिलकर उसे कम्प्लीटली सुचारू रूप से चलाएंगे। सर जो व्यवस्था सर पिछले 20-25 साल से आ रही थी, चल रही थी, उसको सर रिप्लेस करने के लिए थोड़ा टाइम तो ऑब्वियसली लगेगा। मैं बस पेरेंट्स से यही विनती करूँगा कि वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़े से धैर्य से काम लें और कोऑपरेट करें, ताकि ये सर्विसेज जल्दी से जल्दी हर बच्चे तक पहुंचाई जा सके। सर जी, कि लोगों के मन में और पेरेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि जब बात टेंडर शब्द की आती है तो हम सब जानते हैं कि टेंडर में हमेशा बिडिंग होती है, लोग बिड करते हैं और आमतौर पे सबसे कम बिड वाले को ही टेंडर दिया जाता है। तो पेरेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि जब बात मिनिमल टेंडर की होगी, मिनिमम टेंडर जिसने भरा होगा उसको टेंडर मिलेगा, और बात यहाँ सेफ्टी की भी हो रही है, तो इन दोनों में बैलेंस कैसे बनेगा? क्या मिनिमम टेंडर लेके कोई सेफ्टी इंश्योर कर सकता है? जी सर, जब भी हम टेंडर की बात करते हैं तो हम इसमें टेंडर की बात ये होती है कि बिडिंग होगी, जो लोएस्ट प्राइस देगा उसको चूज किया जाएगा। बट सर सेंट पॉल में जो टेंडर सिस्टम निकाला गया था उसके अंदर लोएस्ट प्राइस रखने का कोई भी ऑप्शन था ही नहीं, किसी को भी प्राइस रखने का ऑप्शन नहीं दिया गया था। सबको सर टेंडर में अपनी जो फैसिलिटीज़ वो ऑफर कर सकते हैं, जो बेस्ट क्वालिटी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, उस हिसाब से टेंडर डाले गए थे। लगभग 20 से 25 बस चालकों ने इसमें टेंडर डाला था, जिसमें से सर एक मैं भी था। मैं सर पुराना सेंट पॉल का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। साथ ही सर जिन बच्चे की सर डेथ हुई है वो सर मेरा स्टूडेंट भी था। सर मैं हैंडबॉल खेलता था तो वो मेरा स्टूडेंट, तो मेरा काफ़ी लगाव था उससे। तो सर जब ये घटनाक्रम हुआ तब मैंने सबसे पहले टीचर से कांटेक्ट किया, उनके थ्रू मैं प्रिंसिपल के पास गया, उनसे मैंने डिस्कस किया कि सर ये चीज़ें मैं ऑफ़र करना चाहता हूँ। उन्होंने सर मुझे बताया कि आप अगर करना चाहते हैं हम एक टेंडर निकालेंगे, उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी बेस्ट सुविधाएं ऑफ़र करेगा उसको सर हम टेंडर दे देंगे। हमने सर टेंडर की शर्तें डिस्कस की। मैंने सर एक टेंडर डाला जिसके अंदर मैंने नई बसेस ऑफ़र की और सारे सेफ्टी फीचर्स जो मेरे हिसाब से मैं प्रोवाइड कर सकता था वो सारे एक बार को मैंने ऑफ़र किए, जिसके थ्रू मेरा टेंडर पास हुआ। टेंडर पास होने के बाद सर एक फ़ीस कमेटी का गठन किया गया, जिसमें सर 5 पेरेंट्स थे, 2 टीचर्स थे, प्रिंसिपल थे और मैं था। इसके अंदर सर फीस को प्रॉपर ब्रेकडाउन किया गया कि पर बस की कॉस्ट क्या आ रही है और क्या कॉस्ट हम ऑफ़र कर सकते हैं, ताकि वो सब बच्चों के लिए एक समान कॉस्ट हो सके। इसमें सर थोड़ी गलतियां भी हुई, जिसको हम जल्दी इम्प्रूव करेंगे, जल्दी से जल्दी उनको इम्प्रूव करने का ट्राई किया जाएगा। और इस प्रकार कुछ रेट्स डिसाइड की और बेस्ट क्वालिटी देने की बात की, क्योंकि सर जब
अगर हम बात करते हैं, अगर पैसे और सेफ्टी को कंपेयर किया जाए तो सर पैसा हमेशा जीत जाएगा। पर बात सर इधर 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये की नहीं है। इधर सर जो बात है वो बच्चों की सेफ्टी की है। क्या बच्चों की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, या कुछ 50 रुपये महीने बचाना इंपॉर्टेंट है? सर एक दुर्घटना आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकती है 50 रुपये बचाने से ज़्यादा। हमने देखा कि कई पेरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि उनके घर तक सेवाएं, जो बस सेवाएं हैं उनमें शायद, क्योंकि आज का बहुत व्यस्ततम समय है, पेरेंट्स जो जॉब करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी व्यस्त हैं, जिनके 2 बच्चे हैं जो अलग अलग एज ग्रुप के हैं और अलग अलग टाइमिंग पे स्कूल जाते हैं। अभी तक की जो व्यवस्था चल रही थी उसमें हमें लगा अभी तक कि उन्हें 2 चीज़ें मिल रही थी। एक तो ये था कि शायद वो एक चीपर ऑप्शन था एज़ कम्पेयर टू बस, क्योंकि पहले तो बस ऑप्शन ही नहीं थी, एक चीपर ऑप्शन था। और दूसरा ये कि सर्विसेज उनके घर तक आ रही थी। ऐसे में बसेस का तंग गलियों में जाना और उन पेरेंट्स को किस तरीके से सर्विस दे पाएंगे आप? सर इसके लिए हमने 2 से 3 चीज़ें ऑफ़र की हैं। जैसे सेंट पॉल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, तो सर हमारे पास ये ड्रॉबैक नहीं है कि हमें बहुत बड़ा एरिया कवर करना है। हम काफ़ी छोटे एरिया में एक बस फिल कर सकते हैं, लाइक 500 मीटर टू 1 किलोमीटर तक में हमारी एक बस फुली फिल हो जाती है। तो सर जो हम नंबर ऑफ़ स्टॉप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। उसके बाद भी सर ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होती है। इसमें सर काफ़ी मेजर चीज़ें हैं, जैसे कोई एक वुमेन है जिनके हस्बैंड बाहर देश में काम करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसी के बच्चे सर छोटे हैं, किसी की बच्चियां हैं जो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चियां घर से जाएं। बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो सर उसके लिए हमने एक ऑल्टरनेट निकाला है। टाटा की मैजिक गाड़ी आती है सर, जो छोटी गलियों में जाने के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। उसमें सर आप जानते हैं टाटा स्टील में लीडिंग है इंडिया के अंदर, तो सर टाटा में लोखंड की कोई कमी नहीं है। सेफ्टी पॉइंट्स इसमें सारे सेफ्टी मेजर्स हैं। उसे बाल वाहिनी में ऑफ़र किया जाता है, हम वो सारी बाल वाहिनी परमिट के साथ लेके आ रहे हैं सर। उसमें हर एक सेफ्टी फीचर, फायर एक्सटिंग्विशर, एंटी स्किड मैट, हैमर, सब कुछ दिया जाता है। प्रॉपर लोखंड बॉडी। सर हम भी आश्वासन देते हैं सर सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हम ना कभी उनकी सीटिंग्स चेंज करेंगे, ना कभी साइड वाइज सीटिंग करेंगे। उनकी सीटिंग कार जैसी ही होगी परमानेंटली। और सर जो उनके, अगर आपने देखा हो कि अन्य स्कूल जो पर्दा लगा देते हैं ताकि सीटिंग बढ़ाई जा सके, हम वो चीज़ सर कभी नहीं करेंगे। वो परमानेंट स्टील बॉडी है, स्टील बॉडी ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। और जितने भी सेफ्टी मेजर्स है वो किए जाएंगे ताकि जो लोग चाहते हैं कि घर से व्यवस्था दी जाए उन्हें घर की व्यवस्था। और सर एक बहुत बड़ा डाउट था पेरेंट्स का कि बच्चों का ख्याल कैसे रखेंगे। जो भैया थे जो पहले चल रहे थे, उनको 25 साल से बच्चों को ला रहे थे, उनका एक अट्रैक्शन था, हर चीज़ थी। उसके लिए सर हमने एक प्रावधान किया है कि जो भी पहले भैया वगैरह स्कूल में सर्व कर चुके हैं, जो पहले स्कूल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं, उनको सर हम सबसे पहले मौका देंगे, क्योंकि उनको सर 30 से 35 साल का लगभग बच्चों को संभालने का, छोटे बच्चों को हैंडल करने का एक्सपीरियंस है। और सर ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, तो वही हमारे बस में हेल्पर्स रहेंगे। वैसे ही ड्राइवर हम रखेंगे जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। और जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेगी सर, जो भी पहले ड्राइवर सेंट पॉल में चल चुके हैं और जो चलना चाहते हैं आगे भी, वो हमारे पास आएँ। मंडे से एक पोर्टल स्टार्ट किया जाएगा, आप स्कूल में आकर अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, जिसके बाद आपका चयन प्रक्रिया की जाएगी। सर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार ड्राइवर्स वगैरह का था उनको वापस लौटाया जाए और उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। बात जब व्यवस्थाओं की आती है तो एक छोटी सी छोटी कड़ी बहुत से बड़े सिस्टम को अच्छे से चला भी सकती है, और कई बार बहुत छोटी सी छोटी कड़ी बहुत बड़े सिस्टम को बिगाड़ भी सकती है। ये जानना इम्पोर्टेंट होगा हंसराज जी कि आज जब इतना बड़ा हादसा हुआ और पहला ब्लेम जो गया वो ड्राइवर को गया, लेकिन वो कॉमन एलिमेंट तो बसेस में भी है, ड्राइवर तो यहाँ भी होंगे। इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाएगा कि आपके ड्राइवर्स सर्टिफाइड हों, वेल इक्विप्ड हों और अलर्ट हों? मतलब इस तरह की जो चीज़ें जो आगे भविष्य में हादसा ना हो, उसके लिए क्या मेजर्स लेने वाले हैं आप? सर जो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सर ली है सर, उसमें हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेरेंट्स के लिए हम जिम्मेदार हैं, स्कूल के लिए स्कूल ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। बट सर कुछ भी ऐसी दुर्घटना हुई
तो लोग सवाल हमको पूछेंगे, तो सर हम हर चीज़ जान रखेंगे, ऐसी कोई घटना होने ही नहीं देंगे सर इसमें हम काफ़ी चेक्स लगा रहे हैं, मल्टीपल सेफ्टी चेक्स लगा रहे हैं, जिसके थ्रू जैसे सर कैमरा हो गया जो AI बेस्ड होगा, जो परमानेंट ड्राइवर को ट्रैक करेगा कि ड्राइवर को नींद नहीं आ रही, ड्राइवर गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा है। प्लस सर मॉर्निंग में हमने एक ऑपरेटर अपॉइंट कर रखा है, एक गार्ड सुपरवाइजर अपॉइंट कर रखा है, जो सर रेगुलर मॉर्निंग में ड्राइवर्स को चेक करेगा। सारी गाड़ियां मॉर्निंग में चेक की जाएंगी, अगर सारी गाड़ियों को ओके रिपोर्ट दी जाती है फिर सर गाड़ियों को रिलीज़ किया जाएगा, ताकि सर दुर्घटना की कोई भी डर बचे ही ना। सर हमारी कोशिश है कि हम बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दें। ऐसे में मान लीजिए कि कोई ड्राइवर है जो अच्छा चला भी रहा है और जिसकी कोई कंप्लेंट भी नहीं है, अभी तक हादसा भी नहीं हुआ, लेकिन अगर आप तक उसकी कंप्लेंट आती है ओवर स्पीडिंग की, किसी पेरेंट ने करी या किसी आम नागरिक ने देखा, क्योंकि अक्सर देखते हैं हम स्कूल की बस, उसके पीछे नंबर लिखा होता है कि ये ड्राइवर अच्छा नहीं चला रहा तो इस नंबर पे कंप्लेन कीजिए। अगर ऐसी कोई कंप्लेंट्स आती हैं, उस केस में आपकी तरफ से क्या एक्शन ली जाएगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सब गाड़ियों में स्पीड लिमिटर लगे हुए हैं, प्लस GPS सिस्टम लगा हुआ है, जिसके अंदर अगर गाड़ी रफ चलती है तो डायरेक्टली मेरे पास मैसेज आ जाता है। उसके बाद भी जैसे पेरेंट्स की कंप्लेन आती है कि इस ड्राइवर का बिहेवियर या इस हेल्पर का बिहेवियर इतना सही नहीं है या फिर ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो सर फर्स्ट उनको एक वार्निंग दी जाएगी। उसके बाद भी अगर वो सुधार नहीं करते हैं और वापस कंप्लेन आती है, सर उनको निकाल दिया जाएगा और दूसरे ड्राइवर को अपॉइंट किया जाएगा। क्योंकि अभी हम एक जो टॉपिक हमारा है ड्राइवर्स, रिसेंटली अभी कल परसों ही हमारी सेंट पॉल्स के वैन ड्राइवर्स और ऑटो ड्राइवर्स से काफ़ी चर्चा हुई। ये भी बात आ रही है कि सालों से चल रहा है उनका व्यापार अफेक्ट होगा, सालों से उनकी आजीविका इस पर डिपेंड करती है। कई लोगों ने लोन्स ले रखे होंगे, कई लोग उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ पे कुछ और प्रोफेशन में जाना उनके लिए शायद अब संभव नहीं होगा। लेकिन सवाल तब भी हमारा यही था कि क्या वैन्स और ऑटो बैन होने चाहिए या अनसेफ ऑटो और वैन्स बैन होने चाहिए? आप इसको किस तरीके से देखते हो? सर मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितनी भी वैन्स हैं जो अनसेफ हैं या अनसेफ व्हीकल हैं, उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। जो भी व्हीकल सेफ हैं, RTO के नियम का पालन करते हैं, हर एक सुविधा जो हम ऑफर कर रहे हैं वो दे सकते हैं, उन्हें चलने देना चाहिए। और जो भी ड्राइवर्स वगैरह हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनके लिए रोज़गार की कमी है, वो हमारे पास आएँ, हमसे जुड़ें। हमारे लिए ये सौभाग्य होगा कि हम उन्हें जॉब दे पाएँ, हम उन्हें हमारे साथ जोड़ पाएँ, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, वो हमारे लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। और सर हमारी यही प्रायोरिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं लोगों को हायर करें जिनकी जॉब्स गई है, ताकि उनको एक आजीविका का साधन मिले और जो काम वो बरसों से करते आ रहे हैं वो आगे ऐसे ही करते रहें, क्योंकि सर उनका भी एक अटैचमेंट है स्टूडेंट्स के प्रति। मैं भी सर उन्हीं वेन्स में आया हूँ, आप भी सर उन्हीं वेन्स में आ चुके हो पहले, तो सर अंकल से एक रिलेशनशिप तो था ही सही हमारा, जो परमानेंट रहेगा ही सही। बट सर इसके लिए हम सर सेफ्टी मेजर्स को अवॉइड नहीं करें। सेफ्टी मेजर RTO के द्वारा जो भी प्रमाणित है, उसमें जो भी स्टेप्स वो लिए जाने चाहिए। उसके बाद सर सबको अपना काम करने का अधिकार है। यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि मान लीजिए कल को कोई अनहोनी होती है, हादसे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसी चीज जो शायद नहीं होनी चाहिए, उस केस में पेरेंट्स किसे कंप्लेन करेंगे? क्या वो आपको कंप्लेन करेंगे? क्या वो स्कूल को कंप्लेन करेंगे? क्या वो ड्राइवर से बात करेंगे या प्रशासन से बात करेंगे? ये चीज थोड़ा सा अभी भी पेरेंट्स के माइंड में क्लियर नहीं है। आपको क्या लगता है कि सही तरीका क्या होगा इस चीज को, कंप्लेन को दर्ज करवाने का और उसका सोल्यूशन एक्सपेक्ट करने का? सर इसमें ये डिपेंड करता है कंप्लेंट किस टाइप की है। जैसे अगर गाड़ी लेट आ रही है, गाड़ी टाइम से नहीं आई है, ड्राइवर का बिहेवियर सही नहीं है, सर अगर कोई गाड़ी से रिलेटेड इशू है, सबसे पहले या फिर आपके बच्चे को कहीं और ड्रॉप करना है, सबसे पहले आप ड्राइवर को कांटेक्ट कीजिए, उसका रिप्लाई सुनिए। अगर आप उसकी रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है, सर हमारा एक ऑफिस होगा, एक नंबर है ऑपरेटर का, उस पर आप कॉल कीजिए। उसमें सर आपको संतुष्टि लायक जवाब नहीं मिलता, उसके बाद सर आप स्कूल के पास जा सकते हैं, आप स्कूल को उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। विदिन 12 आवर्स आपकी कंप्लेन को निस्तारित किया जाएगा। और सर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो सर उसमें पूरी तरीके से स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और साथ ही हम भी उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे सर। हम उस जिम्मेदारी को उठाएंगे और आगे उसमें 24 आवर्स के बीच में आपको पूरी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी, किस कारणवश ये दुर्घटना हुई है या प्रॉब्लम हुई है, और उसको जल्दी से जल्दी जो बेस्ट सोल्यूशन उसका हो पाएगा वो सर करेंगे। अब स्कूल ने जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो तो
टेंडर के जरिए आउटसोर्स कर दी, लेकिन स्टूडेंट तो स्कूल का ही है। स्कूल का इन सर्विसेज पे कितना कंट्रोल रहेगा? क्या स्कूल को भी यहाँ की मॉनिटरिंग का एक्सेस मिलेगा? क्या वो भी टाइम टू टाइम इसे चेक करेंगे, या स्कूल तभी इन्वॉल्व होगा जब कोई प्रॉब्लम आएगी? सर, जो टेंडर हमें अलर्ट हुआ है, इसके अंदर जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें सर हमारी ये बात हुई है कि ये जो पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है वो स्कूल के अंडर वर्क करेगा। ये स्कूल का ही एक मैनेजमेंट है। इसमें सर एक कमेटी है जो हर महीने गठन होगा जिसका, उसमें सर रेगुलर रिपोर्ट्स जारी की जाएंगी कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या सेफ्टी फीचर है। उसमें सर पेरेंट्स भी होंगे, स्कूल भी होगा और सर हम भी होंगे। इसमें सर हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, और सर जो फीस डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा वो स्कूल के द्वारा ही लिया जाएगा। जो कमेटी बैठेगी उसका जो फाइनल डिसीजन होगा वही आगे लागू किया जाएगा। इसमें सर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होगी। कोई भी पेरेंट्स चाहें तो कभी भी बस सर्विसेज को चेक कर सकते हैं, व्हीकल को चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो सर इसके अंदर पेरेंट्स का भी प्रॉपर हाथ होगा, स्कूल भी प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल होगा, और सर हम भी होंगे। हम सर हमारी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जो पेरेंट्स के मन में बहुत बड़ा डाउट था कि कल को रेट अचानक बढ़ा दी, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सर रिस्पॉन्सिबल कमेटी होगी जो स्कूल के द्वारा फॉर्म की गई है, जिसमें स्कूल के मेंबर्स, पेरेंट्स, हम तीनों इन्वॉल्व रहेंगे और तीनों की भागीदारी से ही ये काम होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने सुना कि आज हम एक नए ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल पे शिफ्ट होने वाले हैं बहुत जल्द, लेकिन जानना ये इम्पोर्टेंट होगा कि अगले 3 साल में, अगले 5 साल में इस मॉडल की सक्सेस को हम कैसे मेजर करेंगे। क्या 0 एक्सीडेंट्स इसका बेंचमार्क होगा? क्या बच्चों की कंफर्ट इसका बेंचमार्क होगा? और ऐसे कई अन्य सवाल हैं जो आज भी आपके मन में होंगे, लेकिन जिनका जवाब सिर्फ फ्यूचर में है। ये हम मानते हैं कि बहुत सी जिज्ञासाएं हमारी, बहुत से सुझाव भी हैं, बहुत से सवाल भी हैं, लेकिन आप अगर इस जगह होते तो मैं ये बात को बहुत यकीन से कह सकता हूं कि इन सभी चीज़ों के जवाब शायद आज आपके पास में भी नहीं। हमने हंसराज से बात करी, हमने काफ़ी पेरेंट्स की जो जिज्ञासाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो सुझाव हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उन्हें पूछने का प्रयास किया। कुछ क्वेश्चंस अधूरे रहे होंगे, कुछ बातें पूछनी शायद रह गई होगी। वो बातें क्या हैं आप हमें बताइए अपने कमेंट सेक्शन में। हम हंसराज जी से वापस वो सवाल करेंगे और आप तक उन जवाबों को पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं? क्या बसेस सेफ्टी को गारंटी करती हैं? क्या वैन और ऑटो कंप्लीटली बंद हो जाने चाहिए? जैसा इन्होंने बताया कि स्कूल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो कम से कम वो सवाल हमारे साथ आज क्लियर हो गया है। या कोई भी सुझाव, कोई भी फीडबैक, कोई भी सजेशन आपके हैं तो ज़रूर हमारे सोशल मीडिया पे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरीके से हम और भी लाइव स्टोरीज करते रहेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे असली मुद्दों पर, जिनके बारे में आप बात करना चाहते हो, जिनके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, जिनके लिए आपके मन में कई सवाल हैं, और आप तक वो पक्ष लाएंगे जो आज तक आपके सामने नहीं आया। थैंक यू सो मच।